अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस शब्द को बचपन से लेकर आज तक मतलब हर पिकनिक पर या दोस्तों के साथ जोर जोर से चिल्लाया गया हो, वो व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह गलत हो सकता है? हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और आज की इस गहन चर्चा में कुछ ऐसे ही भाषाई भ्रम टूटने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट 04 गोल्डन सीरीज। तो शुरुआत हम पिछली होमवर्क से करेंगे जो हमारा पूर्व गृह कार्य था। हाँ, वो प्रश्न बहुत दिलचस्प था। है ना? सवाल था कि ऋणात्मक स्थिति मतलब जब कोई चीज कम होती है तो उसका विलोम क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर है धनात्मक। इसे ऐसे समझिए कि भाषा में भी ना बिल्कुल गणित की तरह एक तरह का संतुलन होता है। मतलब जैसे तराजू के दो पल्ले हों? एकदम सही। गणित में जैसे ऋणात्मक यानी माइनस को संतुलित करने के लिए धनात्मक यानी प्लस होता है, भाषा भी उसी समरूपता का पालन करती है। जब किसी चीज में कमी आती है तो वो ऋणात्मक है, और जब वृद्धि होती है तो वो धनात्मक बन जाती है। क्या बात है! मतलब भाषा और गणित का ये जो कनेक्शन है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब उस दिलचस्प एमसीक्यू पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वर्तनी शुद्धि वाला। हाँ, अंताक्षरी वाला प्रश्न, राइट? बिल्कुल। स्रोत में एक वाक्य है कि आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। अब इसमें अशुद्ध शब्द को पहचानना है, लेकिन हम तो बचपन से आम बोलचाल में अंताक्षरी ही सुनते आए हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से ये अचानक से गलत कैसे हो गया? यही तो कैच है। जो शब्द आम बोलचाल में रूढ़ हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्याकरण की कसौटी पर भी खरे उतरें। इसका सही और शुद्ध रूप अंत्याक्षरी होता है। अच्छा, अंत्याक्षरी। हाँ, अगर इसकी बनावट को देखें तो ये दो शब्दों से बना है, अंत्य और अक्षरी। अंत्य का मतलब होता है आखिरी, और अक्षरी यानी अक्षर से जुड़ा हुआ। ओहो, क्योंकि हम पिछले गाने के आखिरी अक्षर से नया गाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसमें अनुस्वार या आधा न, आधा त और फिर य का प्रयोग होता है, अंत्याक्षरी। अरे वाह! मतलब अर्थ के लिहाज से आधा त और य ही इस शब्द की जान है। और हमारी स्लाइड में ना इस चीज को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो कांच के टुकड़ों वाला एनालॉजी। हाँ, उसमें गलत वर्तनी वाले शब्दों को कांच के टूटे हुए टुकड़ों की तरह दिखाया गया है, जैसे गलत वाला अंताक्षरी, या फिर यानी जिसमें छोटी की मात्रा हो, और पूजनीय। और ये इसलिए है क्योंकि ये अशुद्ध शब्द पूरे वाक्य को कमजोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो सही वर्तनी है उसे ठोस लकड़ी के ब्लॉक्स बताया गया है, जैसे सही वाला यानी जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है। बिल्कुल। और कैकेयी, कवयत्री, पूज्य और अपना अंत्याक्षरी। मैं तो इसे ऐसे देखता हूँ कि वाक्यों में गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने एक बेहद खूबसूरत और महंगी इमारत बनाई हो और उसमें एक टेढ़ी ईंट लगा दी हो। बिल्कुल, वो एक टेढ़ी ईंट पूरी इमारत की खूबसूरती बिगाड़ देती है। सही कहा। अच्छा, इसी के साथ स्रोत में एक और वाक्य शुद्धि का प्रश्न है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो। यहाँ सम्मत शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि सम्मत की बनावट ही उसका अर्थ खोल देती है। ये सम और मत से मिलकर बना है। सम मतलब समान। हाँ, सम्मत मतलब सम्यक या भली भांति, और मत का मतलब विचार। जब विचार पूरी तरह से एक हो जाएं या धर्म के अनुकूल हों तो वो सम्मत होता है। इसीलिए इसमें एक आधा म और एक पूरा म आता है। वाकई। इसके अलावा कुछ और कठिन शब्द भी हैं जहां हम अक्सर गलती करते हैं, जैसे आशीर्वाद। लोग अक्सर श के ऊपर र की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। नियम यह है कि र की ध्वनि जिस अक्षर से पहले आती है वो उसके ठीक बाद वाले अक्षर पर लगती है। आ शीर वाद। व से पहले र है तो मात्रा व पर आएगी। अच्छा, और रचयिता को लोग रचेता बोल देते हैं। हाँ, जबकि शुद्ध रूप र च य ता होता है। एक शब्द और है, अंतर्ध्यान। कहानियों में सुनते हैं ना कि देवता अंतर्ध्यान हो गए, तो यहाँ ध्यान शब्द गलत क्यों है? क्योंकि ध्यान का मतलब तो एकाग्रता या मेडिटेशन होता है। यहाँ बात हो रही है ओझल होने की, तो सही शब्द अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं। ओहो, ये तो बहुत कॉमन गलती है। बिल्कुल। ऐसे ही अधीन को लोग आधीन लिख देते हैं। और एक शब्द है ज्योत्सना, जिसमें आधा त
और आधा स दोनों एक साथ आते हैं। ये चांदनी का पर्याय है। वाकई ये स्पेलिंग्स तो ठोस ब्लॉक्स की तरह ही हैं। आज चलिए अब शब्दों की ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं, तत्सम और तद्भव के बारे में। एक सवाल है कि अकेला शब्द का तत्सम यानी संस्कृत का मूल रूप क्या है? तो अकेला का तत्सम एकल होता है। अच्छा, और हमारी स्लाइड में कुछ और भी मजेदार बदलाव है, जैसे जनेऊ को यज्ञोपवीत कहा जाता था। हाँ, और कटहल को कंठफल या कंठकी फल कहते थे, क्योंकि उसके बाहर कांटेदार आवरण होता है। लेकिन एक चीज पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। स्लाइड में गोबर का तत्सम रूप गोमय बताया गया है। अब आज के आधुनिक समय में अगर मैं किसी से कहूं कि रास्ते में गोमय पड़ा है, तो लोग हंसेंगे नहीं, हम ये पुराने शब्द क्यों सीख रहे हैं? हाँ, ये सवाल बहुत लाजमी है। देखिए, व्यवहारिक जीवन में भले ही ये कम इस्तेमाल होते हों, लेकिन किसी भी भाषा की आत्मा उसके इतिहास में बसती है। मतलब भाषा के विकास को समझने के लिए। बिल्कुल, जब हम गोमय से गोबर तक का सफर देखते हैं, तो हम अपने प्राचीन कृषि प्रधान समाज को समझ रहे होते हैं। परीक्षा के नजरिए से ये जानना अनिवार्य है। समझ गया। ये तो भाषा की जड़ों की बात हो गई। अब थोड़ा विलोम शब्दों की बात करते हैं। निर्लज का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द दरअसल आईने के बिंब या मिरर इमेज की तरह होते हैं। निर्लज मतलब जिसमें लज्जा ना हो, तो इसका एकदम सटीक विलोम होगा सलज्ज, यानी लज्जा के साथ। जैसे प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो और परोक्ष जो आंखों से परे हो। ऐसे ही शांत का अशांत और अंधेरा का उजाला। सही है। अकेले शब्द तो भाषा का शरीर है, लेकिन मुहावरे उस शरीर में जान फूंक देते हैं। मुहावरों पर एक सवाल था, आटे दाल का भाव मालूम होना। हाँ, इसका वास्तविक अर्थ है जीवन की असलियत का पता चलना। जब इंसान खुद जिम्मेदारी उठाता है, तब उसे आटे दाल का भाव मालूम होता है। रूप न हो, उसे निराकार कहते हैं। और इसका उल्टा हो गया साकार, मतलब जिसका कोई आकार हो। जैसे हम कहते हैं कि मेरा सपना साकार हो गया। एकदम सही। अब श्रुत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जो है स्पेशल डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। इसमें दो जोड़ों का अंतर बताया गया है। पहला है अस्त्र बनाम शस्त्र। अरे हाँ, ये तो हमेशा कंफ्यूज करता है। देखिए, अस्त्र वो है जो हाथ से दूर फेंक कर चलाया जाता है, जैसे पत्थर या भाला, और शस्त्र वो है जो हाथ में मजबूती से पकड़ कर चलाया जाता है। मतलब अगर इसे आज की जनरेशन के हिसाब से वीडियो गेम के नजरिए से समझा जाए, तो जो ग्रेनेड हम फेंकते हैं वो अस्त्र है, और जो तलवार हम हाथ में पकड़कर लड़ते हैं वो शस्त्र है ना? क्या बात है, बहुत ही शानदार एनालॉजी है। इसी तर्क से रिवॉल्वर भी शस्त्र है, क्योंकि उसे हाथ में पकड़कर ट्रिगर दबाया जाता है। ओहो, ये तो दिमाग में छप गया। अब दूसरा जोड़ा कौन सा था? दूसरा था अनाहुत बनाम आहूत। जिसे आमंत्रित किया गया हो वो आहूत, और अन उपसर्ग लग जाए तो वो अनाहुत बन जाता है, यानी जिसे बुलाया ना गया हो। मतलब बिन बुलाया मेहमान अनाहुत है। ये तो उपसर्ग का जादू है पूरा। अच्छा, अब प्रकृति और व्याकरण की बात करते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के बीच क्या अंतर है? वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। जब अति जुड़ जाए तो अतिवृष्टि, यानी जरूरत से बहुत ज्यादा बारिश, और जब अना जुड़ जाए तो अनावृष्टि, यानी बिल्कुल सूखा पड़ जाना। एकदम ऑपोजिट एंड्स हैं ये। अच्छा, इसके बाद क्रिया विशेषण की एक बहुत ही बारीक गलती बताई गई है। वाक्य था, वह कल सो रहा था। स्लाइड कह रही है कि ये गलत है, और सही होना चाहिए वह बाहर सो रहा था। ऐसा क्यों? हम तो रोज बोलते हैं कि वो कल सो रहा था। अंग कर रहा था। सोना एक ऐसी क्रिया है जहां अक्सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है, जैसे बाहर या अंदर। कल तो कालवाचक हो गया। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो विकल्प गलत था। बिल्कुल। और अगर होता वह आराम से सो रहा था, तो वो रीतिवाचक हो जाता, क्योंकि वो तरीका बता रहा है। व्याकरण भी कितनी गहराई मांगता है। अब वचन पर आते हैं। इस शाखा को मत तोड़ो, इसका बहुवचन क्या होगा? शाखा स्त्रीलिंग है, तो अंत में ए जुड़ेगा, ये बन जाएगा शाखाएं। और प्रलय और सृष्टि के बारे में क्या कहेंगे? ये विनाश और निर्माण का सनातन चक्र है। प्रलय का विलोम सृष्टि होता है। ऐसे ही दृश्य का अदृश्य, धीर का अधीर, और नूतन का पुरातन। एक शब्द और था, नकटा, मतलब जिसकी नाक कट गई हो। लेकिन लोग ना अक्सर नकटा और नाटा में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नाटा का मतलब तो छोटे कद वाला व्यक्ति होता है, लेकिन नकटा का संबंध कटी हुई नाक से है।
भारतीय संस्कृति में नाक इज्जत का प्रतीक है, तो नकटा मतलब अपमानित या बेशर्म। वाकई दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, माता की कोख से जुड़े रिश्तों के लिए भी अलग-अलग शब्द है ना? बिल्कुल। एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे सहोदर कहलाते हैं। सह मतलब समान और उदर मतलब पेट, और जो अन्य माँ की कोख से जन्मे हो वो अन्योदर। और जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं? सही कहा। अब एक तत्सम अशुद्धि की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है। लोग गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। हाँ, टीवी सीरियल्स में भी यही बोलते हैं। तो क्या ये गलत है? पूरी तरह से। शुद्ध तत्सम शब्द शाप होता है, जिसमें शलगम वाला शा आता है। श्राप तो बस आम बोलचाल में बिगड़ा हुआ तद्भव रूप है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मिथ बस्ट हो गया। और आंख को तत्सम में क्या कहते हैं? आंख का अक्षी, कोयल का कोकिल और आंसू का अश्रु। अब एक वाक्य शुद्धि का ऐसा उदाहरण लेते हैं जो व्याकरण से ज्यादा न शिष्टाचार से जुड़ा है। वाक्य है, मेरा नाम आनंद कुमार है। ये सही है, लेकिन लोग अक्सर अपने नाम के आगे श्री या जी लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। व्याकरण और शिष्टाचार दोनों के हिसाब से कोई भी अपने नाम के साथ श्री या जी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक माना जाता है ना? बिल्कुल। सम्मान हमेशा दूसरों को दिया जाता है। खुद को श्री कहना विनम्रता के खिलाफ है। सही बात है। अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ का विस्तार और गद्यांश परीक्षण यानी क्लोज टेस्ट। पहले कुछ विलोम देखते हैं। इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक मतलब ये संसार, तो इसका विलोम होगा परलोक यानी दूसरा संसार। इसी तरह अवनी यानी धरती का विलोम अंबर होता है। और आलोक का अर्थ प्रकाश है, तो उसका विलोम अंधकार। हाँ, और तिमिर का मतलब भी घना अंधेरा होता है, तो उसका विलोम भी आलोक होगा। क्या बात है। अब अनेकार्थी शब्दों का एक एमसीक्यू है, अक्षर और रंग, इन दोनों को एक ही शब्द में क्या कहेंगे? इसका बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर है वर्ण। वर्ण? वो कैसे? देखिए, विज्ञान में जब हम प्रिज्म से सफेद रोशनी गुजारते हैं तो वो 7 वर्णों या रंगों में बट जाती है। तो यहाँ वर्ण का मतलब रंग हुआ। और भाषा विज्ञान में भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं, जिससे अक्षर बनते हैं। अरे वाह, मतलब एक ही शब्द में फिजिक्स और लिटरेचर दोनों समा गए। बहुत बढ़िया। अब आखिर में उस गद्यांश की बात करते हैं जो क्रिकेट की थीम पर था। इसमें रिक्त स्थान भरने थे। हाँ, ये एक कहानी की तरह चलता है। तो मैं इसे पढ़ता हूँ। क्रिकेट एक डैश मैदान में खेला जाता है, तो यहाँ बड़े आएगा क्योंकि क्रिकेट का दायरा बड़ा होता है। बिल्कुल। फिर आता है 11-11 खिलाड़ियों की 2 डैश होती हैं। यहाँ टीमें आएगा जो बहुवचन है। हाँ, और हर टीम का एक अपना डैश होता है, यानी कप्तान। सही है। और फिर टॉस जीतने वाली टीम विरोधी को डैश को कहेगी, तो यहाँ खेलने आएगा। और आखिर में गेंद विकेट को छू लेती है तो खिलाड़ी डैश हो जाता है, यानी आउट। ये पूरा पैसेज व्याकरण के अनुक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। वाकई। तो आज के इस पूरे अभ्यास सत्र से ये तो साफ हो गया कि भाषा सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये एक पूरा व्यवस्थित विज्ञान है। बिल्कुल है। और इसीलिए हमारे सुनने वालों के लिए आज का गृह कार्य छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए, क्या सवाल है आज का? सवाल ये है सुनने वालों के लिए कि मैं पर ये किस कारक की विभक्तियां हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं पर किस कारक की विभक्तियां हैं। तो आप सभी को अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए रोज जुड़ें। अगली क्लास कल दोपहर ठीक 2 बजे होगी। बिल्कुल, सबको जोड़ना है। तो चर्चा खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है यार, यह हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। सही बात है। जब हम अस्त्र और शस्त्र के बीच का वो वैज्ञानिक अंतर समझते हैं ना, तो हम सिर्फ एक शब्द नहीं सीख रहे होते, हम प्राचीन भारतीय युद्ध विज्ञान की गहरी सोच को समझ रहे होते हैं। विचार कीजिएगा कि हमारे रोजमर्रा के और कितने शब्द अपने अंदर ऐसा गहरा इतिहास छुपाए बैठे हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।